मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ ऐसी डिटेल्स जिन्हें एक सच्चे मार्वल फैन होने के नाते जरूर देखने चाहिए, और ये डिटेल्स आपको अच्छे लगने वाले हैं और शायद इन्हें आप पहली बार नोटिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, आपको बता दूं कि यह वीडियो लोन ब्रदर के चैनल से प्रेरित है। नंबर 1, इन्फिनिटी वॉर के सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और थानोस के सबसे चहीते पुत्र एबोनिमाओ की फाइट होती है, तब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दीवार पर उल्टा लटका दिया जाता है, वह भी आसपास के ईंट पत्थरों के साथ। और यहाँ पर स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उल्टा लटकने की वजह से उस पर ग्रेविटी का भी असर देखने को मिलता है, जिससे स्ट्रेंज के हेयर अर्थ की ओर झुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि एबोनिमाओ के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके इतने लंबे लंबे जुल्फे होने के बावजूद भी वह ग्रेविटी के अगेंस्ट रहता है और उसके कपड़े भी ग्रेविटी के खिलाफ देखने को मिलते हैं। तो आखिर यह मैजिक था या फिर कुछ और? आपको बता दें कि यह मैजिक ही था। मतलब एबोनिमाओ के पास ये पावर्स है कि वह चीजों को अपने मैजिक से कंट्रोल कर सकता है, साथ ही वह ग्रेविटी को भी कंट्रोल करके चैनल कर सकता है, यानी वह उस वक्त ग्रेविटी को अपने हिसाब से यूज करता है, तभी तो उस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है और उसके पास ही डॉक्टर स्ट्रेंज पर वह असर देखने को मिलता है। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के फाइनल फाइट में कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन को लगभग मार ही दिया था। यहाँ पर वह आयरन मैन के छाती पर बैठकर पहले तो आयरन मैन के हेलमेट को तोड़ता है, उसके बाद वह आर्क रिएक्टर को तोड़ता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर हेलमेट को तोड़ने की क्या जरूरत थी? कैप्टन चाहता तो सीधे आर्क रिएक्टर को ही ब्रेक कर देता। इसके पीछे 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। आप कॉमेंट करके बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सही लगा। पहला पॉइंट, कैप्टन को लगा कि हेलमेट तो तोड़ने से टोनी का जार्विस से कनेक्शन टूट जाएगा और वह फाइट नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, कैप्टन सबसे पहले हेलमेट को इसलिए तोड़ता है ताकि टोनी को लगे कि कैप्टन उसके फेस पर अटैक करने वाला है और वह अपने हाथों से फेस को प्रोटेक्ट करेगा, तब कैप्टन को आर्क रिएक्टर तोड़ने में आसानी होगी। नहीं तो आयरन मैन अपने हाथों से आर्क रिएक्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकता था। और तीसरा पॉइंट यह है कि कैप्टन को ऐसा लगा कि अगर हेलमेट से पहले ही आर्क रिएक्टर तोड़ दिया जाए तो शायद हेलमेट के अंदर टोनी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसीलिए कैप्टन ने पहले हेलमेट को तोड़ा, उसके बाद ही आर्क रिएक्टर को तोड़ा। नंबर 3, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में जब पूरा शहर हवा में उड़ रहा था, तब सभी सुपर हीरो अल्ट्रॉन से फाइट कर रहे थे और उसके साथ साथ लोगों को भी प्रोटेक्ट करते जा रहे थे। यहाँ पर एक सीन ऐसा था जब कैप्टन एक कार में बैठी लेडी को बचाने की कोशिश करता है, तब वह कार के साथ नीचे गिर रही होती है और कैप्टन उसे पकड़ भी नहीं पाता है। यहाँ पर कार का वह पार्ट ही कमजोर था जिसे कैप्टन ने होल्ड किया था, वरना जो अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को रोक सकता है उसके लिए कार को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद थॉर उस लेडी को कैप्टन की तरफ फेंकता है और कैप्टन उसे एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से खुद लटका हुआ रहता है। लेकिन ठीक उसके बाद कैप्टन उस लेडी को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। कैप्टन जब दोनों हाथों से पकड़ता है तब कैप्टन नीचे क्यों नहीं गिरा? क्या ये कोई जादू था? कमेंट में अपनी राय देने से पहले एक बार फिर से उस सीन को देख सकते हैं। नंबर 4, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हम देखते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम पावर स्टोन को लेकर कलेक्टर के पास जाता है, तब वहाँ पर एक धमाका वाला सीन होता है। दरअसल यहाँ पर एक लड़की उस पावर स्टोन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके बाद वह मर जाती है, साथ ही चारों तरफ धमाका कर देती है। अब ये सीन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पूरे टीम को ये लग रहा था कि ये कोई मामूली पत्थर होगा और वहाँ पर कलेक्टर के भाषण को भी ये लोग हल्के में ले रहे थे, इसलिए वहाँ पर इस सीन को रखा गया ताकि पता चले कि पावर स्टोन को एक नॉर्मल इंसान पकड़ता है तो क्या हो सकता है। और लास्ट में जब पीटर क्विल उस पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़े तब वह जिंदा बच जाए, ताकि वहां पर एक प्राउड मोमेंट क्रिएट हो सके। और इसी सीन के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के दूसरे पार्ट की स्टोरी लाइन भी सेट होती है। नंबर 5, एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में हर एक कैरेक्टर ने अपने अपने लेवल पर फाइट किया है। सभी पावरफुल सुपर हीरो तो तगड़ी फाइट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर बस पानी को रोक रहा था। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को मार्वल वालों ने पानी रोकने में लगा दिया है, ये तो नाइंसाफी है। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके उस पानी को वापस उसी में डाल सकता था, पर वह शायद भूल गया था कि वह ऐसा कर सकता है। अब इसी बैटल में एक और बात आपको बताता हूँ जिसे शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बैटल में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम फाइट कर रही थी। जैसे पीटर क्विल अपने वेपन से फाइट कर रहा था, रैकेट अपने बंदूक से सबको मारता है, ड्रैक्स अपने तलवार के साथ फाइट करता है और ग्रूट भी अपने हाथों से सबको मारता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है कि मंटिस किस तरह से फाइट कर सकती है, क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, वह तो बस हिप्नोटाइज कर सकती है। तो इस सवाल का जवाब आप खुद देख सकते हैं कि जब बैटल के दौरान कैप्टन और थॉर अपने वेपन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तब हम पीछे देख सकते हैं कि मैंटिस एक बड़े से क्रिएचर को सिर्फ टच करके सुला देती है। इसका मतलब यह है कि मंटिस बिना हथियार के भी उस बैटल में काफी इफेक्टिव रोल प्ले कर रही थी। वैसे इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहे।